हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आपने इस पुस्तक के पहले तीनों पाठों को अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसका खूब अभ्यास भी किया होगा। इन तीनों पाठों का अभ्यास करते रहिएगा, क्योंकि गणित का जितना भी अभ्यास करेंगे उतने ही इसके जादू खुलकर आपके सामने आते रहेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इसका पाठ 4, जो कि है द्विघाती समीकरण। तो बताइए, क्या आपने इसका नाम पहले कभी सुना है? द्विघाती समीकरण। याद कीजिए, द्विघाती समीकरण तो नहीं, पर आपने द्विघाती बहुपद तो जरूर सुना है अपनी ही पुस्तक के दूसरे पाठ में। कुछ याद आया? तो बताइए, द्विघाती बहुपद कौन से होते हैं? द्विघाती, द्वि का अर्थ हुआ दो और घाती मतलब घात वाला, तो दो घात वाला बहुपद, उसे हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। तो क्या किसी बहुपद की घात एक भी हो सकती है, या फिर तीन, या फिर उससे भी ज्यादा? उनके लिए क्या नाम है? जरा यहाँ देखिए और बताइए, क्या यहाँ बहुपदों के नाम ठीक से लिखे गए हैं? यहाँ एक घात वाले बहुपद को लिखा है रैखिक बहुपद, और दो घात वाले बहुपद को लिखा है द्विघाती बहुपद, और तीन घात वाले बहुपद को लिखा गया है त्रिघाती बहुपद। क्या ये तीनों नाम सही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही हैं। तो अब बताइए, क्या आप द्विघाती बहुपद को पहचान भी सकते हैं? आइए कुछ उदाहरण देखें। तो ये हैं कुछ उदाहरण। हमें इनमें से पहचानना है कि कौन से बहुपद द्विघाती बहुपद हैं। तो बताइए, हमें चरों को देखना होगा या अचरों को? हमें चरों को देखना होगा और हमें चरों की घात देखनी है। सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तभी वह बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तो पहला बहुपद देखिए, 3x का वर्ग जमा 2x जमा 5। तो बताइए, यहाँ x की सबसे बड़ी घात कितनी है? यहाँ यह तो अचर है, x की घात है 0, x की घात 1 और x की घात 2। तो यहाँ x की सबसे बड़ी घात है 2, तो यह बहुपद द्विघाती बहुपद है। अगला देखिए, x की घात 3, तो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 हो गई, तो यह द्विघाती बहुपद नहीं है। और इसके आगे 2 जमा 1/4 x का वर्ग माइनस 1/2 x, यहाँ x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो यह भी द्विघाती है। 1/4 1/2 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए, वर्गमूल 5x², वर्गमूल 5 का है, x का नहीं, x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात हुई 2, तो यह भी एक द्विघाती बहुपद है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह यहाँ 3 द्विघाती बहुपद है। अब यह भी बताइए, क्या इन बहुपदों को इनके मानक रूप में लिखा गया है? द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या है? उसका मानक रूप है ax का वर्ग जमा bx जमा c। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जिस पद में x की घात 2 है उसे सबसे पहले लिखा जाए, उसके बाद वह पद जहां x की घात 1 है और अंत में अचर। यह है द्विघाती बहुपद का मानक रूप। तो अब बताइए, किस किस बहुपद को मानक रूप में लिखा गया है? 3x का वर्ग जमा 2x जमा 5। तो यहाँ इस बहुपद को सही तरीके से लिखा गया है? यह तो बहुपद है ही नहीं द्विघाती। आगे देखिए, यहाँ अचर को सबसे पहले लिख दिया गया है, उसके बाद x का वर्ग, उसके बाद x, तो यह इसका मानक रूप नहीं है। यदि इसे मानक रूप में लिखना हो तो हम लिखेंगे 1/4 x का वर्ग, ये सबसे पहले, उसके बाद माइनस 1/2 x और उसके बाद जमा 2। अब यह भी मानक रूप में है। और आखिरी बहुपद, यह भी पहले से ही मानक रूप में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप द्विघाती बहुपद के मानक रूप को भी पहचान पाएंगे। तो चलिए आगे चलें। तो आइए अब इन उदाहरणों को देखिए। इन्हें पहले से ही मानक रूप में लिखा गया है। हमें पहचानना है कि यहाँ a, b और c का मान क्या होगा। यहाँ देखिए, a x² का गुणांक है और b x का गुणांक है और c एक अचर है। तो यहाँ देखिए, x² का गुणांक क्या होगा? a का मान क्या होगा? यहाँ a का मान होगा 2 और b का मान 3 और c का मान 5। इसी प्रकार से अगले बहुपद में a का मान कितना होगा? यहाँ a का मान होगा वर्गमूल 3, b का मान 4x, तो क्या b का मान 4 होगा? नहीं, हमें माइनस को भी नहीं भूलना है, b का मान होगा -4। इसी प्रकार से c का मान होगा 3। अब अगला बहुपद देखिए, यहाँ a का मान कितना होगा?
a का मान होगा 2/3, b का मान होगा 5, x का गुणांक 5 है, और c का मान होगा 3 या -3, -3। तो इस प्रकार से यदि a, b और c का मान पता हो तो हम एक द्विघाती बहुपद स्वयं भी बना सकते हैं, और किसी दिए हुए द्विघाती बहुपद में से हम a, b और c का मान पहचान सकते हैं। तो चलिए आगे चलें। तो यहाँ देखिए, यहाँ a, b और c का मान दिया गया है, तो क्या आप इससे एक द्विघाती बहुपद बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। a बराबर 3, तो हम लिखेंगे 3x का वर्ग, क्योंकि a x² का गुणांक होता है। उसके बाद b का मान है -2, तो हम लिखेंगे -2x जमा 4। तो यह बन गया हमारा द्विघाती बहुपद। अच्छा, अब बताइए, क्या a का मान कभी शून्य हो सकता है? यदि a का मान 0 दिया हो तो 0 x² से गुना होकर उसे भी 0 बना देगा। यहाँ यदि a का मान 3 की बजाय 0 होता तो इस पद को वह 0 बना देता और हमारा बहुपद बनता -2x जमा 4। क्या अब ये द्विघाती है? अब ये द्विघाती नहीं रहा, यहाँ x की घात 1 हो गई है। इसका मतलब है द्विघाती बहुपद में a का मान 0 नहीं हो सकता। तो द्विघाती बहुपद वह है जो इस रूप का है जहां a 0 के बराबर नहीं है। तो ये था द्विघाती बहुपद के बारे में। किंतु हमारे पाठ का नाम तो द्विघाती समीकरण है, हमें द्विघाती समीकरण की बात करनी है। तो बताइए, द्विघाती बहुपद से द्विघाती समीकरण कैसे बनाएं? बहुत आसान है। यदि एक द्विघाती बहुपद है, जैसे कि 2x का वर्ग -3x जमा 3, इसके बराबर यदि मैं 0 लगा दूं तो यह एक द्विघाती समीकरण बन जाएगा। समीकरण का क्या अर्थ है? जिसमें कोई समता दर्शाई जाए, यानी समता का चिन्ह तो जरूर होगा। तो समीकरण का जो LHS है वो हमेशा ही उसके RHS के बराबर होता है। LHS का अर्थ है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का अर्थ है राइट हैंड साइड। बीच में होगा समता का चिन्ह। अब यदि आपने गुणनखंड प्रमेय को अच्छे से पढ़ा है तो आप ये जानते हैं कि यदि किसी बहुपद के बराबर 0 कर दिया जाए तो हम उसके शून्यक आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो द्विघाती समीकरण यही काम करेंगे। तो आइए पहले हम कुछ उदाहरणों की मदद से द्विघाती समीकरण को पहचानने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्या ये आपको द्विघाती लग रहा है? कैसे पता चलेगा? इसे यूं ही पहचानने की गलती मत कीजिए, पहले इसे हल करके सरल कीजिए, उसके बाद ही हम पक्के तौर पर कह पाएंगे कि ये द्विघाती है या नहीं। तो इसे हल करने के लिए LHS ये है और RHS यहाँ है। LHS का रूप देखिए, a जमा b के वर्ग जैसा लग रहा है। आपको वे समीकरण याद होंगी। a जमा b का वर्ग बराबर है a² जमा 2ab जमा b²। तो इसे खोलने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? x का वर्ग जमा 2x 1 जमा 1 का वर्ग, और इस तरफ ये ब्रैकेट खोलने पर हमें प्राप्त होगा 2x माइनस 3 दूनी 6। तो यहाँ x का वर्ग जमा 2x जमा 1, उसे भी अगर यहाँ ले आए तो होगा -2x और -6 इधर आके बन जाएगा जमा का 6 और इधर बचेगा सिर्फ 0। अब यहाँ देखिए 2x और यहाँ -2x, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा x का वर्ग जमा 1 जमा 6 यानी कि जमा 7 बराबर 0। तो अब बताइए, क्या ये द्विघाती समीकरण है? बिल्कुल है। यहाँ x की घात 2 है सबसे बड़ी, a का मान 1 है, b का मान 0 है। आप देखिए यहाँ दूसरा पद नहीं है और c का मान 7 है। तो चलिए एक और उदाहरण देखें। कुछ और उदाहरण देखें। 2x माइनस 1 गुना x माइनस 3 बराबर है x जमा 5 गुना x माइनस 1। इसे भी पहले हल करना होगा। उधर है x की क्यूब माइनस 4x का वर्ग माइनस x जमा 1 बराबर है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो आइए पहले इसे हल करते हैं। इसे हल करने के लिए 2x इस पूरी ब्रैकेट से गुना होगा, फिर -1 इस पूरी ब्रैकेट से गुना होगा। तो हम लिख सकते हैं 2x ब्रैकेट में x माइनस 3 माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x गुना होगा पूरी ब्रैकेट से और फिर 5 भी x माइनस 1 से गुना होगा। 2x का वर्ग माइनस 6x माइनस x
जमा 3 माइनस और माइनस गुना होकर जमा बना देगा। x का वर्ग माइनस x जमा 5x माइनस 5। तो 2x स्क्वायर, इधर से यदि x स्क्वायर को इधर ले आए तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 6x और माइनस x यह मिला के बनाएगा माइनस 7x। इधर माइनस x जमा 5x यह बनाएगा 4x। तो यहां आकर हम इसे लिख सकते हैं माइनस 4x जमा 3 और 5 इधर आके बनाएगा जमा 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यह हुआ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x जमा 3 जमा 5 बराबर जमा 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x जमा 8 बराबर 0। तो क्या ये एक द्विघाती समीकरण है? बिल्कुल है। तो आइए इसे देखें। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x जमा 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये भी एक सर्वसमीका है, आपको याद होगा। इसका रूप है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab गुना a माइनस बी। तो a और b का मान भरने पर हम पाएंगे x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुना x गुना 2 गुना x माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। और इसे हल करने पर हम पाएंगे एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का वर्ग जमा 12x। अब इसे इसके बराबर करने पर, जो कि हमारे समीकरण का LHS था, हम पाएंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x जमा 1 बराबर है एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का स्क्वायर जमा 12x। इधर भी x क्यूब है, इधर भी है, तो ये कट सकता है। माइनस 4x स्क्वायर, इधर से 6x स्क्वायर को इधर लाया जाए जमा 6x स्क्वायर माइनस का x, इधर से 12x को इधर लाने पर माइनस 12x जमा 1 और इधर है माइनस का 8, ये बनाएगा जमा 8 बराबर 0। अब इधर कुछ भी नहीं बचा। हल करने पर हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x यानी माइनस 13x जमा 9 बराबर 0। तो क्या यह भी द्विघाती है? बिल्कुल, यह भी द्विघाती है। दिखने में इसकी घात 3 लग रही थी, पर यह भी द्विघाती। तो बच्चों, अब आप द्विघाती समीकरण को पहचान जाएंगे। अगर पहली नजर में ना भी पहचान पाए तो थोड़ा सरल करके तो अवश्य पहचान जाएंगे। किंतु ये बताइए कि आखिर इन्हें पढ़ने का फायदा क्या है? द्विघाती समीकरण समझकर हमें क्या लाभ होगा? बिल्कुल लाभ होगा। कैसे? इससे हम दैनिक जीवन की कुछ कठिनाइयां तो हल कर ही सकेंगे, उसके अलावा हम इससे कुछ मजेदार खेल भी बना पाएंगे और दूसरों को उलझा पाएंगे। जानना चाहते हो कैसे? चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे मिलकर पिकनिक मनाने गए एक पार्क में। जो पार्क का माली था उसे गणित का बहुत शौक था, तो उसने उन बच्चों को अंदर आने से रोक दिया और कहा कि पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। तो बच्चों ने पूछा कौन सा प्रश्न? तो उसने कहा कि मुझे बताओ कि इस पार्क की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। अब बच्चे तो इसके लिए तैयार होकर नहीं चले थे घर से, तो वे उसे कैसे नाप सकते थे? तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर पाएंगे। तो माली ने कहा चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। उसने कहा कि इस पार्क का क्षेत्रफल मुझे पता है। इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर और मुझे यह भी पता है कि इसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है। तो अब मुझे इसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। वे बच्चे बहुत समझदार थे, उन्होंने ये पाठ पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने फट से इसका द्विघाती समीकरण बनाया और हल कर दिया और मालिक को उत्तर दे दिया। उसके बाद वो पूरा दिन मजे से पार्क में खेले। तो क्या तुम भी इसका एक समीकरण बनाना चाहोगे और उसका हल ढूंढना चाहोगे? तो आओ करें। माली ने हमें बताया कि पार्क की चौड़ाई
के 2 गुने से उसकी लंबाई 1 ज्यादा है। मान लीजिए इसकी चौड़ाई, ये है चौड़ाई, इसे यदि हम x मान लें तो लंबाई कितनी है, इसके दुगने, तो x का दुगना कर दो, x का दुगना होगा 2x, उससे 1 ज्यादा, तो ये बन जाएगा 2x जमा 1। ये चौड़ाई और ये लंबाई। अब क्षेत्रफल निकालना क्या मुश्किल है, क्षेत्रफल का अर्थ है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इन दोनों को गुना कर देते हैं, x गुना 2x जमा 1। और माली के अनुसार क्षेत्रफल था 528 मीटर स्क्वायर, तो इसके बराबर हम 528 लिख सकते हैं। अब क्या ये द्विघाती समीकरण बनाएगा, आइए देखें। गुना करने पर 2x का वर्ग जमा x, 528 उधर जमा का है, इधर ले आते हैं, माइनस 528 बराबर 0, तो बन गया एक द्विघाती समीकरण। अब यदि हम इसे हल कर लें तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इसे हल करना सीखने से पहले एक और किस्सा। एक बार उन्हीं बच्चों में से एक और बच्चा अपने स्कूल के बच्चों के साथ रेलगाड़ी के ट्रिप पर जा रहा था। अब रेलगाड़ी का समय होने वाला था, लेकिन उसका छोटा भाई अड़ गया। उसने कहा कि मुझे भी साथ जाना है। अब ऐसा तो संभव नहीं था, तो उसे कैसे समझाएं? तो उसने भी वही किया। उसने अपने छोटे भाई से कहा, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। छोटे भाई ने प्रश्न पूछा और उसने प्रश्न यह किया, हमारी रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यदि इसकी गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए तो हमारी गाड़ी 3 घंटे लेट पहुंचेगी। तो बताओ उसकी चाल कितनी है? अब छोटा भाई उलझ गया और बड़ा भाई मौके का फायदा उठाकर चला गया अपने मित्रों के साथ ट्रिप पर। तो क्यों ना इसका भी समीकरण बनाएं? उसने कहा कि 480 किलोमीटर की दूरी, यानी d बराबर है 480 किलोमीटर। दूरी समान गति से चल रही है, तो मान लीजिए कि उसकी गति है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि उसकी गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, यानी s बराबर हो जाए x माइनस 8, तो फिर वह 3 घंटे लेट पहुंचेगी, यानी उसे समय ज्यादा लगेगा। तो हम पहले यहां से समय निकालते हैं। t बराबर होगा d बटा s, यानी कि 480 बटा x। अब यदि उसकी गति घटा दी जाए तो समय कितना लगेगा? 480 बटा x माइनस 8। और प्रश्न के अनुसार 480 बटा x माइनस 8 ये बराबर होगा इस समय में 3 घंटे जोड़ने पर, यानी 480 बटा x जमा 3। तो इसे हल करके देखते हैं कैसा समीकरण बनता है। तो हमें मिला 480 बटा x माइनस 8 बराबर 480 बटा x जमा 3। इसे यूं का यूं लिखते हैं और यहाँ एलसीएम लेके हल करते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा 480 जमा 3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 480x बराबर, ये ब्रैकेट इससे गुना हो जाएगी, यानी x माइनस 8 गुना 480 जमा 3x। 480x बराबर x गुना 480 जमा 3x माइनस 8 गुना 480 जमा 3x। 480x बराबर, इसे गुना करने पर भी 480x और 3x को x से गुना करने पर 3x का वर्ग माइनस 8 480 से गुना हो जाएगा, तो ये बनाएगा 3840 माइनस आगे 24x। अब इन्हें हल करने पर इधर भी 480x है, इधर भी 480x है, ये कट जाएगा और इधर बचेगा 3x का वर्ग माइनस 24x माइनस 3840 और इधर 0। अब ये एक द्विघाती समीकरण बन चुका है। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर
माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 बराबर है 0। अब ये 3 भी यहाँ से कट जाएगा क्योंकि 0/3 वो 0 ही बना देगा। तो हमारा द्विघाती समीकरण बना x का वर्ग माइनस 8x माइनस 1280 बराबर है 0। यदि हम इसे हल कर लें तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा? तो क्यों ना आप कुछ द्विघाती समीकरण आप बनाएं। तो चलिए शुरू करते सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखिए, यदि आप ये कर पाएंगे तो द्विघाती समीकरण को हल भी कर पाएंगे। यहाँ गुणा का निशान है और यहाँ जमा का निशान है। मुझे दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुणनफल हो 6 और जिनका जोड़ या घटा हो 5। तो क्या आप ऐसी दो संख्याएं ढूंढ सकते हैं? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से भाग करने पर हमें प्राप्त हुआ 3। तो इन अभाज्य गुणनखंडों को चेक कीजिए, 2 और 3। क्या इन्हें गुणा करने पर 6 आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि ये 6 के ही अभाज्य गुणनखंड है। और क्या इनका जोड़ करने पर 5 आता है? बिल्कुल। तो यानी हमारी दो संख्याएं हुई 3 और 2। इन्हें गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा और जोड़ करने पर 5। अब अगला देखिए, गुणनफल होना चाहिए 750 और जोड़ होना चाहिए 55। तो इसके लिए क्या करें, 750 के अभाज्य गुणनखंड बनाकर देखते हैं। 750 2 से भाग करने पर 3, 7 और 5। ये 3 से भाग होगा, तो 3 से भाग करने पर 1, 2 और 5। ये 5 से भाग होगा 25 और फिर से 5 से भाग करने पर 5 प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 750 बराबर है ये। अब हमें इनसे ही हमें दो ऐसी संख्याएं प्राप्त करनी है जिनका गुणनफल तो ये होगा ही, बस उनका जोड़ 55 होना चाहिए। तो कैसे करें, 5 पंजे 25, इधर 5 दिए 15, दूनी 30। तो 30 और 25, देखिए क्या उनका जोड़ 55 बनता है? बिल्कुल बनता है। 30 जमा 25 हुआ 55। तो हमारी दो संख्याएं हैं 30 और 25। अगला देखिए, 156 गुणनफल होना चाहिए 156 और जोड़ दो क्रमागत संख्याएं ढूंढनी है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक। तो चलिए ये भी करके देखें। 156 के अभाज्य गुणनखंड बनाने पर यह 7 और फिर 8, फिर से 2 से भाग होगा तो हमें मिलेगा 3, 9। अब ये 3 से विभाजित होता है 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। हमें दो क्रमागत संख्याएं चाहिए। यदि 13 को यूं ही छोड़ दें और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमें संख्याएं प्राप्त हुई 12 और 13। 12 से अगली 13, तो ये बिल्कुल सही है। इनका गुणनफल होगा 156 और ये दो क्रमागत संख्याएं हैं। यदि आप ये कर सकते हैं तो इन्हें भी हल कर सकते हैं। तो चलिए करके देखें। द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए हमें ऐसी ही दो संख्याएं ढूंढनी होंगी जिनका गुणनफल हो AC और जिनका जोड़ या घटा हो B। AC का अर्थ है A गुना C। यहाँ A है 2 और C है 3, यानी 3 दूनी 6 और चिन्ह दोनों में ही जमा का है। और यहाँ B का मान है -5। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणनफल हो 6 और जिनका योग हो -5। तो क्या हम 2 और 3 ले सकते हैं? नहीं, हमें लेना होगा -2 और -3, क्योंकि -2 को -3 से गुना करने पर गुणनफल तो 6 आ जाएगा, माइनस और माइनस जमा हो जाएगा और इनका योग हो जाएगा -2 जमा -3 -5। तो ये दो संख्याएं सही हैं। तो अब 5x को हम तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं। आइए देखें कैसे। 2x² माइनस 2x माइनस 3x जमा 3 बराबर 0। बाकी ऐसे का ऐसा। 5x की जगह हमने लिख दिया -2x माइनस 3। अब यहां से इन दो पदों को देखिए और इन दोनों को देखिए। यहां से यदि हम 2x को बाहर निकाल लें कॉमन, तो भीतर क्या बचेगा? x माइनस यहाँ 2x पूरा ही बाहर चला गया तो -1 बचा। अब इसी प्रकार से इन दोनों पदों में -3 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा यहाँ x
और क्योंकि यहाँ से -3 चला गया है तो अंदर होगा माइनस का 1 माइनस बाहर निकाल देने का अर्थ है भीतर माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस और माइनस गुना होकर वापस जमा का 3 बना देंगे बराबर है 0। तो अब ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल एक जैसी हैं। यदि इन्हें कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 1 और अगली ब्रैकेट में होगा 2x माइनस 3। अब यदि इसे 0 माना जाए, x माइनस 1 बराबर है 0, तो x का मान होगा 1। और यदि 2x माइनस 3 को 0 माना जाए तो x का मान होगा 3/2। यानी इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त हुए, 1 और 3/2। तो ऐसे हम द्विघाती समीकरण को हल करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0। तो यहाँ AC क्या होगा? AC होगा -10 गुना 1। यहाँ A 1 है तो AC होगा -10 और B कितना है? -3। अब हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुणनफल हो -10 और जिनका योग हो -3। तो कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं? 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 मिलेगा। तो क्या 2 और 5 से बात बनेगी? 5 तो नहीं, किंतु किसी एक को माइनस का रखना होगा। किसे माइनस का रखें? 5 को या 2 को? यदि हम 5 को माइनस का रखते हैं तो ये जुड़कर -3 बनाएगा, तो ये ठीक रहेगा। तो चलिए x² माइनस 5x जमा 2x, -3x को हमने लिखा -5x जमा 2x, आगे -10 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को देखिए और इन दोनों को, यहां से x कॉमन आ सकता है तो अंदर बचेगा x माइनस 5। इसी प्रकार से यहाँ 2 कॉमन आ सकता है तो अंदर यहाँ भी बचेगा x माइनस 5। आपको ये जांच अवश्य कर लेनी चाहिए कि दोनों ब्रैकेट सेम हो। अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 और अंदर होगा x जमा 2 बराबर 0। एक बार इसे 0 मान लीजिए और एक बार इसे। इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त होंगे। x माइनस 5 को 0 मानने पर x का मान होगा 5 और x जमा 2 को 0 मानने पर x का मान होगा -2। तो इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त हुए, 5 और -2। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसे हल करने के दो तरीके और भी हैं, लेकिन उसे हम करेंगे इसी पाठ के अगले भाग में। तब तक आप इनका खूब अभ्यास करते रहिए, द्विघाती समीकरण स्वयं भी बनाइए और कुछ ऐसे ही उलझाने वाले प्रश्न बनाकर दूसरों के साथ खेलिए। हम अब मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद। अब कुछ प्रश्न। यदि मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी? x जमा 5, 5x या x माइनस 5? तो बताओ, यदि वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए हमें जोड़ करना होगा, गुना करना होगा या घटाना होगा? हमें जोड़ करना होगा, तो उत्तर होगा x जमा 5। अगला प्रश्न। यदि मेरी आयु 10 वर्ष पूर्व 14 वर्ष थी, आज से 10 वर्ष पूर्व 14 वर्ष थी, तो आज कितनी होगी? 14 जमा 10, 14 माइनस 10 या 14 गुना 10? आप समझ गए होंगे, यह होगी 14 जमा 10। एक द्विघाती बहुपद में b किसका गुणांक है? x² x या x की घात 0? आसान है। एक द्विघाती बहुपद से एक द्विघाती समीकरण बनाया जा सकता है। सही या गलत? बिल्कुल सही, हमने ऐसा आज करके भी देखा। x² माइनस 3x जमा 5 बराबर 0 में a का मान है 0, 1 या -1। यहाँ x² के साथ कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो सही उत्तर है 1। और द्विघाती बहुपद में a का मान 0 हो भी नहीं सकता। ऐसा होने पर तो वह बहुपद द्विघाती रहेगा ही नहीं। अच्छा, अब एक और प्रश्न।
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो आप बताइए रोहन की वर्तमान आयु। तो बच्चों, इसके लिए आप एक द्विघाती समीकरण स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए।